अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। कल एक सवाल कर रहा था और उसमें से रह गया था एफ को परपेचुअल, बाकी तीन कर लिए थे, एफ को परपेचुअल रह गया था। फाइफो पूरा मुझे लगता है कर दिया था, एफ को परपेचुअल। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, ये मैं एफ को परपेचुअल कर रहा हूँ। 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी। फिर क्या हुआ? 2 अप्रैल को हो गई परचेज 500, 25, 12,500 एफ को है। तो अब हम रेट कर लेंगे एवरेज। 200 यूनिट्स पहले हैं, 500 और आ गए 700 हो गए, 4400 के पहले हैं, 12,500 के और आ गए। तो एक कितने का हुआ? दिस डिवाइड बाय दिस, 24.14। फिर 5 अप्रैल को क्या हुआ? 5 अप्रैल को हो गई सेल, कितने यूनिट्स? 480। एफ को है तो सब एक जैसे ही पड़े हुए थे, इनमें से 480 निकल गए, यही वाले 24.14 वाले 85, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन 587। बाकी रह गए 220, यही वाले, दिस माइनस दिस 5313। फिर क्या बाजी? 100 यूनिट्स 28। अब हो जाएगा एवरेज रेट अपडेट। 220 यूनिट्स पहले हैं, 100 और आ गए तो 320। इतने रुपए के पहले हैं, इतने रुपए के और आ गए, 8113। दिस डिवाइड बाय दिस 3 5। फिर
परचेज रिटर्न हो गई, परचेज रिटर्न है तो परचेजेस में -20 और ये वाली रिटर्न हुई है 25 वाली, तो 500 हो गया माइनस। स्टोर से यूनिट्स निकल के वापस चले गए, तो 320 में से 20 वापस चले गए, 300 रह गए। इतने रुपए में से इतने रुपए के वापस चले गए 7613, तो नया रेट निकलेगा 3। तो रेट्स अपडेट होने हैं परचेजेस के टाइम पे और रिटर्न्स के टाइम पे जी। उसके बाद कितने यूनिट्स, इन्हीं में से 230 निकल जाएंगे, यही वाले 25.38 वाले 58, 300 में से 230 बिक गए, 70 रह गए, 25.38 वाले, इनमें से इतने रुपए वाले बिक गए 1776। फिर ड्राइंग्स हो गई 19 को, और ड्राइंग्स स्टोर से आउट ही है तो इशू में ही आएगा। कितने 40, यही वाले 1015, 70 में से 40 ले गया ओनर, 30 रह गए, यही वाले 761। चले यहां तक पहुंच जाएं, फिर सेल रिटर्न बताता हूं। परचेज और रिटर्न्स, परचेज रिटर्न ही रिटर्न्स, यहां तक नोट कर लेना, तो सेल रिटर्न बतानी फिर।
हाँ जी पहुंचे। आगे सेल रिटर्न। सेल रिटर्न के बारे में बताया था और इनफैक्ट परचेज रिटर्न के बारे में भी कि जो रिटर्न्स है ना, ये चूंकि ऊपर हुई ट्रांजैक्शंस का रिवर्सल है, तो रिटर्न्स के सामने कौन सा रेट लिखा जाएगा? जिस पर ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हुई थी। तो अब जो सेल रिटर्न हो रही है किस दिन हो रही है? 21 को। ये दो हैं, जो 60 हैं और चूंकि रिटर्न है तो इसमें नेगेटिव आएगा। 60 है और 10 है। 60 किस दिन हुए थे सेल? ये तो 60 के सामने ये रेट लगेगा और 10 इस दिन सेल हुए थे, उस पर ये वाला रेट लगेगा। 1448 254। सेल रिटर्न यानी यूनिट स्टोर में वापस आ गए, तो 30 पहले पड़े हुए 100 हो गए। इतने रुपए के पहले हैं, इतने रुपए के वापस आ गए। इसमें ये दोनों ऐड कर दें, 2463 तो 24.63। चाहे परचेज रिटर्न हो चाहे सेल रिटर्न हो, रिटर्न के टाइम पे भी रेट एडजस्ट होगा, क्योंकि डिफरेंट रेट वाली आइटम्स आ रही होंगी ना, तो परचेजेस के टाइम पे भी रेट एडजस्ट होना है और रिटर्न्स के टाइम पे भी एडजस्ट होना है। ये सेल रिटर्न वाली लाइनें देखें, सेल रिटर्न तक उस रूम में बेटे, बाकियों से भी पूछ के बताओ ना। जी सेल रिटर्न बताएं बेटा, पूछना है कुछ? आगे 27 को परचेज हो गई 150। 100 पहले थे, 150 और आ गए, 250 हो गए। इतने के पहले थे उतने रुपए के और आ गए, तो नया एवरेज रेट बन गया 27.85। और लास्ट गुड्स आग खा गई, कितने यूनिट्स? 10। तो स्टोर से बाहर फेंक दिए तो वो यहां से इशू हो गए। 27 250 में से 10 गए, 240 रह गए। इतने में से इतने माइनस कर दें, 4। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा मैंने सवाल में पूछा नहीं था, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ सेल पूछें तो कॉस्ट ऑफ सेल इशू का सारा कॉलम टोटल कर लें, फिर ये नेट कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। यानी इसमें से जो सेल और सेल रिटर्न्स वाले कॉलम है उनका नेट टोटल, ये कॉस्ट ऑफ सेल होगी।
नोटेड। चले, ये जो 5F को कर रहे थे ना, पीरियोडिक, परपेचुअल, ये डन। अब और आगे बढ़ते, और इस सबसे ऊपर मैंने हेडिंग दी हुई है कि मैं आपको कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल बता रहा था। अच्छा, इन सवालों में गुम हो गए, एक छोटा सा रिकैप देता हूँ। इन्वेंट्री होती है जो हमारे पास पड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो फाइनल शक्ल में है चाहे अधूरी शक्ल में है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है जो ईयर एंड पे पड़ी हुई है। फिर बिजनेस अगर ट्रेडिंग है तो उसकी इन्वेंट्री फिनिश गुड्स होती हैं। बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसकी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स होती है। फिर उसके बाद पढ़ा था कि इन्वेंट्री की अमाउंट यानी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है, तो वो होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। फिर उसके बाद मैंने कॉस्ट की हेडिंग दी थी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में वो सारा खर्चा जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में पहुंचाने में आया वो उसकी कॉस्ट है। फिर उसको मजीद तोड़ लिया था कि जो ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल है उसमें खर्चा खरीद कर लाने तक आया था, और जो मैन्युफैक्चरिंग की गुड्स हैं उनमें खर्चा मटेरियल, लेबर और एफओएच आया था। फिर उसके बाद मैंने डिटेल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट लिखे थे, और उसमें मैंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ट्रेडिंग की गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल बताया था, जिसमें खरीदना, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये सारे खर्चे थे। मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल नहीं बताई थी गुड्स की। फिर मैंने उसमें अगली बात ये की थी कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी है और देखने में सब एक जैसी चीज़ें हैं तो उसका हल क्या था, FIFO और एफको। और FIFO एफको की कैलकुलेशन कैसे करनी है, कब करनी है, ये डिपेंडेंट था कि पीरियोडिक सिस्टम है कि परपेचुअल सिस्टम है। एक था FIFO एफको की कैलकुलेशन के रूल। FIFO का रूल क्या है, जो बच गए हैं वो नए वालों में से हैं, तो आखिरी परचेजेस में से ही बचे होंगे। एफको का रूल क्या था कि जितने पहले थे और जो आए उन सबको मिलाकर एवरेज रेट, ये रूल है। कब लगाना है ये रूल, पीरियोडिक हो तो पीरियड एंड पे, परपेचुअल हो तो हर ट्रांजैक्शन के साथ साथ। ये हम अब तक ये किया है। अब आते हैं कि जो पिछले 2 दिन से सवाल कर रहे थे उसको ना समेट के कुछ समराइज फार्मूले बनाता हूं, या आगे सवालों में काम आए। ये जो अभी हमने 2 दिन 3 दिन सवालों में किया है ना, उसकी एक समरी बना रहा हूं। पहले कर रहा हूं बात, ये समरी फार्मूले कह लें, ये जो अब तक हमने 2-3 दिन किया है। पहले बात कर रहा हूं मैं फिनिश गुड्स ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस की। अगर क्वेश्चन में, अच्छा जो रिटर्न्स भी डालनी सब अब मिला जुला के ना कंप्रिहेंसिव बना रहा हूं। अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पूछा हुआ है, बल्कि ऐसे नहीं, सॉरी, पीरियोडिक। अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पूछा हुआ है तो इसकी मैं समरी क्या बताऊं, ये तो बात ही समराइज थी। कैलकुलेट एज पर FIFO एफको रूल्स। ये इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है, जो FIFO एफको में सीखा था क्लोजिंग स्टॉक, मतलब एक फार्मूला ही लगाया था ना, तो ये वैसे वो तो दोबारा नहीं लिख रहा। हाँ, अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड है तो पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और परचेजेस को नेट ऑफ रिटर्न्स,
और हम लोग जो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने लगे हैं ये भी नेट ऑफ रिटर्न्स निकालने लगे। नेट ऑफ कौन सी रिटर्न्स? यानी जो नेट सेल्स हुई हैं उनकी कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस, ये तो छोटा बच्चों वाला फार्मूला था, और बड़ा करें इस फार्मूले को। ओपनिंग स्टॉक यानी पीरियोडिक कर रहे हैं, पीरियोडिक पीरियड के शुरू में जितनी चीजें पड़ी थी उनकी कॉस्ट ये थी, प्लस जितने और स्टोर में आए इतनी कॉस्ट थी, माइनस जितने स्टोर से बाहर चले गए सेल्स के अलावा, माइनस कॉस्ट ऑफ ऑल अदर आउट्स। ये ऑल अदर आउट्स वाली बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो मिसालें भी लिख देता हूं। ड्राइंग्स, गुड्स लॉस्ट, फ्री सैंपल्स, फिर से सुने, हम लोग निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स पीरियोडिक में। तो पीरियड के शुरू में जितने रुपए का स्टॉक मौजूद था, प्लस इस पीरियड के दौरान कितने रुपए का और स्टॉक आया, माइनस जितना स्टोर से बाहर चला गया उसकी क्या कॉस्ट थी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सारी चीजों का हिसाब किताब हो गया ना। तो अब जो बाकी बच गई वो यकीनन सेल हुई होंगी। फिर से सुने, हम लोग निकाल रहे हैं जितने यूनिट्स बिके उनकी कॉस्ट। अब इसका मैं सिंपल प्लस माइनस कर रहा हूं। पूरे पीरियड में, पीरियड के शुरू में कितने रुपए की चीजें थी, प्लस कितनी और गई, प्लस सेल के अलावा नहीं ये क्या बोला मैंने, कितनी चीजें पहले थी, प्लस कितने रुपए की और आई, माइनस सेल के अलावा जो बाहर निकली, माइनस जो बची रह गई। तो आंसर आ जाएगा जो बिक गई उनकी कॉस्ट। क्योंकि स्टोर में चीजों की जितनी आनियां जानियां हैं सारी तो लिख ली हैं। इतने रुपए की पहले थी, इतने रुपए की और आई, इतने रुपए की गई बगैर सेल के, इतनी बच गई, तो बाकी फिर सेल ही हुई होंगी। तो पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे निकलेगी। वो जो पहले परसों फार्मूला लिखा था वो तो छोटा था ना, तब तक तो रिटर्न्स नहीं बताई हुई थी, तब तक तो ड्राइंग्स नहीं बताई हुई थी। अब ये कंप्रिहेंसिव कि जितने रुपए का सामान पहले था, प्लस कितने रुपए की चीजें और आई, माइनस कितनी कॉस्ट वाली चीजें आउट हुई। ये ऑल अदर आउट्स क्लियर है बेटे? ये मैं सेल के अलावा जो आउट है और जो बची रह गई, तो आंसर आ जाएगा जो बिक गई उनकी कॉस्ट। ये पीरियोडिक है। और अगर परपेचुअल हो अगर परपेचुअल हो, चाहे FIFO चाहे एफको, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल रहे हैं हम? परपेचुअल है अगर, हमें टेबल के एंड पे नजर आ रहा है, इस इन्वेंट्री टेबल को ना इन्वेंट्री कार्ड भी कहते हैं, स्टॉक कार्ड भी कहते हैं। तो परपेचुअल है अगर, चाहे FIFO है चाहे एफको है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकल रही है? जो टेबल का क्लोजिंग बैलेंस, जो टेबल का क्लोजिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग स्टॉक ही है ना। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी हो, अभी बताया था, बता दिया, जी, जो इशू वाले कॉलम में सेल और सेल रिटर्न आ रही हैं उनका नेट टोटल।
इन्वेंट्री टेबल में जितनी सेल और सेल रिटर्न की ट्रांजैक्शंस आ रही हैं उनका नेट टोटल करेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ सेल होगी। तो ये जो अभी 2-3 सालों में किया है ये उसकी समरी कि अगर ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स हैं और पीरियोडिक सिस्टम था तो क्लोजिंग स्टॉक ऐसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे निकलेगी। लेकिन अगर परपेचुअल था, चाहे FIFO चाहे एफको, क्लोजिंग स्टॉक ऐसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे, यानी ये दोनों टेबल से निकलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक भी टेबल से मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल भी टेबल से ही मिलेगी। अच्छा, परपेचुअल में मैं ये फार्मूला क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि टेबल में सारा कुछ नजर आ रहा है। ये तो हवाई बातें हैं ना कि इतना पहले था, इतना और आया, इतना गया, इतना बच गया तो बाकी बिक गया होगा। ये तो तुक्के तुक्के वाला मेथड है। यहां पर तो असल नजर आ रहा है सारा कुछ, तो इसलिए परपेचुअल में ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। परपेचुअल में तो टेबल से ही नजर आएगा। तो परपेचुअल के अंदर ये भी और ये भी हमें टेबल से मिलेगा। पीरियोडिक में ये फार्मूले लगाने पड़ेंगे। ये नोटेड? अच्छा, सवाल जो मैंने आपको दो कराए, दो कराए पीरियोडिक परपेचुअल के ना, उन दोनों में मैं ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स की बात कर रहा था। अब अगर हम रॉ मटेरियल का सवाल बनाएं, जैसे इलस्ट्रेशन 2 देखें जो अभी की है पूरी, वही जो कल और आज मिला के पूरी की है इलस्ट्रेशन 2। पहली लाइन क्या लिखी हुई है? गैमा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कर रहा है? सेल ऑफ अप्लायंसेस। तो ये ट्रेडिंग बिजनेस है, इसीलिए जो नीचे टेबल में ट्रांजैक्शंस दी हुई है उसमें आपको सेल और परचेज लिखी नजर आ रही है। सेल, अगर यही सवाल होता लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता और उसके रॉ मटेरियल का सवाल होता। हमने जो पढ़ा है बेटा वो ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल इकट्ठे मिला के ही पढ़ा है ना। क्यों उनको मैंने कॉमन क्यों किया? दोनों खरीदे जाते हैं। अगर यही इलस्ट्रेशन 2 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल का सवाल होता तो ऐसे ही सॉल्व होता सारा, ऐसे नहीं जो टेबल बनाया सब कुछ वैसे ही होता। सिर्फ फर्क क्या पड़ता?
सेल के वर्ड की जगह रॉ मटेरियल खरीदा, मैं आपको भी ना एक वो डायग्राम भी बना के देता हूं, अभी जरा जबानी जबानी इमेजिन कर लें। रॉ मटेरियल खरीदा, खरीद के स्टोर में लाकर रख लिया, अब वो मशीन में डलेगा तो वो इस्तेमाल होगा, कंज्यूम होगा। रॉ मटेरियल के स्टोर में अगर बंदा बैठा रिकॉर्ड बना रहा है तो इस टेबल में फिर क्या वर्डिंग चेंज होती? सेल, परचेज तो होता, ड्राइंग्स भी हो सकती थी, लॉस्ट भी हो सकता था, सेल की जगह इशू टू प्रोडक्शन आ रहा होता, सेल की जगह इशू टू प्रोडक्शन आ रहा होता। तो अगर जो अब तक सीखा, ट्रेडिंग बिजनेस की जगह, यानी ट्रेडिंग बिजनेस के गुड्स की जगह अगर रॉ मटेरियल का सवाल होता, अगर मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल का सवाल होता तो सेम स्टाइल ऑफ डेटा इन इंफॉर्मेशन होता एंड सेम स्टाइल ऑफ सॉल्यूशन होता, यानी सब कुछ सेम ही होता एक्सेप्ट सेल की जगह इशू टू प्रोडक्शन आ रहा होता। सेल रिटर्न की जगह रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन आ रहा होता, यानी मटेरियल इशू किया था मशीनों में डालने के लिए, शाम तक इस्तेमाल नहीं हुआ, वापस आ गया, तो रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन आ रहा होता। और रिक्वायरमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह क्या पूछा होता अगर रॉ मटेरियल का सवाल होता? कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं, प्रोडक्शन में तो फिर लेबर ओवरहेड्स भी आ जाएंगे ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या मटेरियल इशूड। तो बस ये कुछ नामों का फर्क पड़ जाता, बाकी सारा सवाल सवाल सॉल्यूशन सब वैसे ही होता, बिल्कुल उसी तरह से हम टेबल बनाते, सब कुछ वैसे ही होता, सिर्फ इन नामों की जगह ये नाम होते, बाकी वैसे ही होता। अच्छा, ये मैंने यहां लिख के कुछ अधूरा अज्यूम कर लिया कि आपको समझ आ गई। सेम किससे सेम? और ट्रेडिंग के फिनिश गुड्स जैसा। उस रूम में बेटा ये वाली बात समझ आई? हाँ भी जवाना हूँ, दूसरा रूम, ये जो मैंने कांटे लगा के इसके सामने लिखा है, वो मुझे मिटाना है, जगह चाहिए।
ये बल्कि इसी आप तो दोबारा ही लिखेंगे, मैं तो अपनी मेहनत इस्तेमाल करूँ ना। ये बता रहा हूँ मैं रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल के ये समरी बताने लगा। अगर रॉ मटेरियल का सवाल हुआ और पीरियोडिक सिस्टम हुआ तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐसे ही निकलेगा। सेम सवाल अगर रॉ मटेरियल का होता तो क्लोजिंग स्टॉक ऐसे ही निकालते ना, है ना। क्लोजिंग रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऐसे ही निकलती। कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह क्या करूं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कह सकते हैं, और आइंदा ये नाम यूज करूंगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी यही है। यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है कितनी कॉस्ट का मटेरियल इस्तेमाल हुआ, तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी हो सकता है। अब इसमें बताएं क्या चेंज करूं? परचेजेस तो मटेरियल भी परचेज होगा, अदर देन तो अगर रॉ मटेरियल का सवाल हुआ और पीरियोडिक सिस्टम हुआ तो, और अगर परपेचुअल हुआ तो ये टेबल से मिल जाएगा। और ये क्या करूं? ये इस पूरे को एक फ्रेम में रख।
अब तक की जो मेहनत ये ट्रेडिंग की गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल पे कर रहे थे, अब डिस्कशन लाते हैं मैन्युफैक्चरिंग की फिनिश गुड्स पे। सवाल पूछा कोई? ये नोट कर लें पूरा तो बताता हूँ। जी बेटे ये नोट कर लें तो मैं वहाँ चलूँ। ये पूरा नोटेड उस रूम में, ये नोटेड कर लूँ कैमरा शिफ्ट। चल इधर। ये पहले मैं पूरा बना लूँ फिर नोट करिएगा।
अच्छा, ये मैंने जितना ये सब बनाया है, मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोशिश तो की है बड़ा प्यारा प्यारा सा बनाऊं, लेकिन अगर कुछ कमी रह गई तो फिर मैं ऐड कर दूंगा आपसे पूछ के। मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूं कि रॉ मटेरियल का स्टोर है कोई जगह, अलग से स्टोर रूम है। रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा और खरीद के स्टोर में पहुंचेगा। और अगर हम एक फॉर द पीरियड देखें तो उस रॉ मटेरियल के स्टोर में पीरियड के शुरू पे कोई रॉ मटेरियल का स्टॉक भी होगा। फिर उस पीरियड में जितना रॉ मटेरियल सप्लायर से खरीद कर स्टोर में लाया गया वो मटेरियल परचेजेज आ गई। अच्छा, सिंपल सिंपल रख रहा हूँ, मतलब मैं इसमें चोरी और डकैती और ड्राइंग्स और वो नहीं डाल रहा, बिल्कुल सिंपल टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ। और इसी तरह पीरियड के एंड पे रॉ मटेरियल के स्टोर में क्लोजिंग पड़ा रह गया, तो यहां से स्टोर से निकल के मटेरियल कहां गया? अब ये जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस है ना, अगले चैप्टर्स में इनकी तफसील आनी है। कोई एक छोटी सी मशीन नहीं है कि इधर से धागा डाला उधर से कपड़ा बन के निकल गया। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हॉल होगा, बहुत सारी मशीनें होंगी, वहां पर शायद कपड़े की कटिंग होती होगी, फिर वो कटा हुआ कपड़ा फिर किसी और बड़े प्रोडक्शन हॉल में जाता होगा, वहां पर शायद उनकी स्टिचिंग होती होगी। तो मुख्तलिफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं। इस सारी मेहनत, जो कि हो सकता है 6-7 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, इस सारी मेहनत का काम क्या है? रॉ मटेरियल इसमें इन होगा और सारी मशीनों से निकलने के बाद फिनिश गुड्स बन के फिनिश गुड्स स्टोर में चली जाएंगी। इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर मटेरियल मशीनों के अंदर आया, इन सारे प्रोडक्शन हॉल्स में लेबर भी काम कर रही है मशीनों पे, और फैक्ट्री के बाकी सारे खर्चे एफओएच भी लग रहे हैं। इन सब चीजों नहीं सॉरी इन सारे प्रोसेसेस में जो खर्चे आ रहे हैं वो कितनी तरह के हो गए? मटेरियल, लेबर और एफओएच। ये मैंने प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्यों किया है, इसका जवाब आगे प्रोसेस कॉस्टिंग के एक चैप्टर में है। फिलहाल इस चैप्टर में बस ये रट्टा ही समझें। इस सारी मशीनरी से जो गुड्स बाहर निकल के फिनिश गुड स्टोर में चली जाएंगी, उनकी टोटल कितनी कॉस्ट बन चुकी होगी? मटेरियल, लेबर, एफओएच। उस टोटल फिगर को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो अब हम फिनिश गुड स्टोर में अगर फिजिकल देखें तो कुछ यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक में पड़े थे, कुछ यूनिट्स बनकर स्टोर में आए, कुछ यूनिट्स क्लोजिंग रह गए, तो बाकी यूनिट्स सेल हो गए। अब इसी चीज को मैं यूनिट्स की बजाय अगर रुपए डाल दूं, ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट, अब मैं रुपए डाल रहा हूं, जितने यूनिट्स बनकर आए उनकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जितने क्लोजिंग फिनिश गुड्स रह गए उनकी कॉस्ट, दिस प्लस दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये गुड्स की फिजिकल मूवमेंट भी बनाई है मैंने और उनकी रुपीस का प्लस माइनस भी बताया है। फिर सुन ले एक बार, फिजिकल रुपीस दोनों साथ साथ बोलता हूं। एक है रॉ मटेरियल का स्टोर, इस रॉ मटेरियल के स्टोर में पहले फिजिकल बात बोल रहा हूं, इतने यूनिट्स पहले पड़े थे पीरियड के शुरू में, इतने यूनिट्स मटेरियल के और खरीद के लाए, इतने यूनिट्स क्लोजिंग रह गए, तो इतने यूनिट्स मशीनों को इशू हो गए, उन यूनिट्स पर मेहनत हुई और फिर वो गुड्स के यूनिट्स बनकर फिनिश गुड्स के स्टोर में चले गए। फिनिश गुड्स के स्टॉक यूनिट्स स्टोर में कुछ पहले से पड़े थे, मजीद फिनिश गुड्स के यूनिट्स प्रोड्यूस होकर आए, इतने क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स रह गए, तो बाकी यूनिट्स नहीं, यूनिट्स की बात कर रहा हूं अभी, यूनिट्स आगे कस्टमर्स को सेल हो गई। ये आगे सारी यूनिट्स की मूवमेंट। इसी बात को मैं रुपए में रिपीट करता हूं,
इतने रुपए का ओपनिंग रॉ मटेरियल स्टॉक था, इतने रुपए की मटेरियल परचेजेस हुई, इतने रुपए का क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू इतने रुपए का मटेरियल इस्तेमाल हो गया, जिसको कहा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इतने रुपए कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आई, एफओएच का खर्चा ऐड हुआ, और ये फिलहाल रट्टा है, इसका जवाब प्रोसेस कॉस्टिंग में है, ये भी कुछ प्लस माइनस हुआ, और इस प्लस 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 माइनस का आंसर क्या आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इतने रुपए यानी इतनी कॉस्ट की फिनिश गुड्स स्टोर में पीरियड के शुरू में थी, इतनी कॉस्ट की गुड्स और बनी, इतनी कॉस्ट की फिनिश गुड्स पड़ी हुई हैं, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। कुछ पल्ले पड़ा? अब मैं इनकी दीवार बनाता हूं। एफओएच क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं? क्या याद किया हुआ इसके लिए? नहीं, ये तो मिसालें हैं ना। क्या अगर की कॉन्सेप्ट याद रखें तो फैक्ट्री के सारे खर्चे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा, ये जो मैंने हरी हरी दीवार बनाई है ना, ये फैक्ट्री है, और फिनिश गुड्स का स्टोर फैक्ट्री से बाहर की चीज काउंट होता है। ये दीवार इसलिए बनाई है कि इस स्टोर के अंदर भी तो कुछ खर्चे होंगे। रॉ मटेरियल के स्टोर में क्या खर्चे होंगे? हो सकता है ये एक अलग बिल्डिंग हो तो उस स्टोर का किराया हो सकता है, वहां के बिजली का बिल है, जो वहां स्टोर में स्टाफ मौजूद है, स्टोर में भी तो लोग चाहिए, यूनिट संभाल के रखते होंगे, उठाकर देते होंगे, सफाई करते होंगे, उन लोगों की सैलरीज भी हैं, बिजली के बिल, सिक्योरिटी के लोग भी हैं, प्रोडक्शन, ये बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारे प्रोडक्शन हॉल्स हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे खर्चे हैं। ये फिनिश गुड स्टोर भी हो सकता है कोई अलग बिल्डिंग हो, इसको गोडाउन भी कहते हैं, इसको शोरूम भी कह सकते हैं। तो फॉर एफओएच पर्पसेस हमने कौन कौन से खर्चों को एफओएच में शामिल करना है? फैक्ट्री के सारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा। अब ये हरी हरी बाउंड्री बनाने का क्या मकसद हुआ? जो रॉ मटेरियल स्टोर के भी खर्चे हैं वो भी एफओएच में ही काउंट होंगे, क्योंकि ये फैक्ट्री की बाउंड्री के अंदर ले लिया मैंने। लेकिन जो इस स्टोर के खर्चे हैं वो एफओएच में काउंट नहीं होंगे, वो बिजनेस के सेलिंग एक्सपेंसेस या एडमिन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एफओएच में काउंट नहीं होंगे। ये बात अभी सवालों की प्रैक्टिस से और बेहतर हो जाएगी। फिनिश गुड स्टोर भी शायद एक अलग फिजिकल बिल्डिंग है, तो इसमें भी तो कोई बिजली का बिल और रेंट और लोगों की सैलरी होगी ना, लेकिन वो खर्चे एफओएच में नहीं काउंट होंगे। लेकिन रॉ मटेरियल के स्टोर के सारे खर्चे, फैक्ट्री के प्रोडक्शन प्रोसेसेस के सारे खर्चे, किसके अलावा? तो वो सारे खर्चे एफओएच काउंट होते हैं। ये सवालों में और बेहतर हो जाएगा। जी बताइए। अब नहीं, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि पूरी पिक्चर ये है। अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो दिस प्लस दिस माइनस दिस से ये निकलेगा। अगर परपेचुअल सिस्टम है तो टेबल में अलग नजर आ रहा होगा। वो तो पीरियोडिक और परपेचुअल का फर्क है ना। अगर परपेचुअल है तो ये आखिर में पता चलेगा, अगर पीरियोडिक है तो ये आखिर में पता चलेगा। मैंने तो बस ओवरऑल पिक्चर दिखाई है, मूवमेंट बताइए। ये बना लें, फिर मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के भी समरी फार्मूले लिख के देता हूं।
जी नोटेड के कर रहे हैं अभी उस रूम में बेटा। यार मेरे सिग्नल्स के ना रास्ते में ना खड़े हुआ करो, ये क्लियर रखा करो। हाँ भाई, ये शीट नोटेड, आप ही सब नोटेड। चलें इधर। अब इसमें भी तो इस तरह के कोई फार्मूले लिखने चाहिए, तो मैं उसके बिना ये समरी फार्मूले लिख रहा हूं। अगर पीरियोडिक सिस्टम है, अच्छा चाहे पीरियोडिक हो चाहे परपेचुअल हो, इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि बिजनेस ट्रेडिंग है कि मैन्युफैक्चरिंग है, तो बस मेथड है। तो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में भी पीरियोडिक परपेचुअल होगा। अगर पीरियोडिक है और क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालनी है तो वो तो ऐसे ही निकलेंगे, फाइफो एफ को ऐसे ही निकलेंगे। और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है तो बताएं इसमें कहाँ क्या चेंज करूं। मैन्युफैक्चरिंग की गुड्स की बात हो रही है, ओपनिंग प्लस फिनिश गुड्स की कॉस्ट ऑफ सेल की बात हो रही है, ओपनिंग प्लस परचेजेस की जगह अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। जैसे ट्रेडिंग में परचेजेस था ना, परचेजेस की जगह बस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा, और ये बाकी ऐसे ही रहेंगे। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, फिनिश गुड्स हो, पीरियोडिक में अगर कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़े तो ऐसे। सेम ट्रेडिंग वाला है, सिर्फ ये फर्क पड़ा है, परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ रहा है।
मैन्युफैक्चरिंग के फिनिश गुड्स हैं और परपेचुअल सिस्टम है, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेंगे? टेबल से। और आपकी जहानत पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, उसके ज़बानी बोल रहा हूँ, अगर ट्रेडिंग बिजनेस जो 2 दिन से करते रहे उसका इन्वेंट्री टेबल सामने रखें, देखें रजिस्टर जो कल और आज किया है, इन्वेंट्री टेबल रखें सामने, आंखें इधर ही रखें, दिमाग और कान मेरी तरफ रखें। अगर ये ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स की बजाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स का सवाल होता तो इस टेबल में देखें कहाँ क्या फ़र्क आता। बस परचेजेस के वर्ड की जगह मैन्युफैक्चर्ड वाला वर्ड आ जाता, मैन्युफैक्चर्ड वाला वर्ड आ जाता। उसी लाइन, नजरें उधर रखें ना, मेरी तरफ ना देखें, परचेज की लाइन की जगह मैन्युफैक्चर्ड का वर्ड आ जाता। नजरें थोड़ी उधर ही आगे बढ़ाएं, रिसीट्स के कॉलम में यूनिट्स कौन से वाले होते? जितने बने, और आगे टोटल अमाउंट क्या होती? जितने यूनिट्स बने उनकी कौन सी कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। नई सिग्नल पकड़े ऊपर से जा रहे हैं। देखें जो सवाल किया है उसका टेबल सामने रखें। अगर वो ट्रेडिंग की गुड्स हैं तो परचेजेस की लाइन लिखी आ रही है, परचेज लिखा हुआ है आपने, और उसके आगे यूनिट्स जितने खरीदे, उसके आगे 33 कैसे निकला होगा? उन 500 यूनिट्स की टोटल परचेज कॉस्ट निकाली होगी। कैसे? यार जबानी नहीं पकड़े जा रहे सिग्नल। जब हम सवाल सॉल्व कर रहे थे कल और आज वाला, तो टेबल के अंदर परचेज की अंग्रेजी लिखी, फिर रिसीट्स के कॉलम में यूनिट्स, रेट और टोटल लिखा। ये फिगर क्या थी? जितने यूनिट्स खरीदे। पहले ये निकला होगा कि पहले ये निकला होगा? असल में पहले ये निकला होगा, इलस्ट्रेशन 1 की तरह। ये कैसे निकला होगा? टोटल परचेज कॉस्ट। ये 500 यूनिट जब खरीद के लाए होंगे तो टोटल कितने के खरीदे, प्लस ट्रांजिट इंश्योरेंस, प्लस टैक्सेस, प्लस फलाना, ये वो निकला होगा। और ये अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग की गुड्स का सवाल होता तो टेबल के अंदर परचेज की बजाय मैन्युफैक्चर्ड लिख रहे होते, जितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ये क्या होता? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। शाबाश, इनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और ये फिर इनका। बाकी टेबल प्रेजेंट वैसे ही होता। तो ये मैं उम्मीद कर रहा था कि आप सारे समझदार बच्चे शक्लों से लग रहे हैं, तो ये आप शायद इसको इंटरप्रेट कर पाए ठीक से। ट्रेडिंग का बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग में बस इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा होता। अगर लिखना चाहें तो मर्जी है लिख लें, वरना मुझे तो आपकी जहानत पे बहुत यकीन है। हाँ, रिटर्न्स नहीं होंगी, क्योंकि बन गई तो वापस नहीं होंगी ना, तो इसलिए ये रिटर्न्स नहीं होंगी। जो बन गई वो बन गई। यानी परचेज रिटर्न्स की तरह की चीज ना होती, गुड्स बन के थोड़ी वापस अनबन हो जाती। ये बात लिख रहे हैं तो लिख लें। एक फार्मूला और लिखता हूं, फिर कल इसकी प्रैक्टिस कराता हूं इंशाल्लाह। अच्छा, परपेचुअल की मैंने हेडिंग तो दे ली थी, मैंने बोली थी बात, सेम एज फॉर गुड्स ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस। जो परपेचुअल में मैंने ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स के बारे में लिखा था, सेम वही है। क्या वही है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी टेबल से ही मिलेंगे। मैंने अभी ये परपेचुअल की हेडिंग ट्रेडिंग बिजनेस फिनिश गुड्स के बारे में लिखा था कि क्लोजिंग स्टॉक भी और कॉस्ट ऑफ सेल भी टेबल से मिलेंगे, तो मैं कह रहा हूं सेम वही है, टेबल से ही मिलेंगे।
यार मुश्किल कर दी मैंने। कुछ शक्लें शायद वैसी ही मासूम होती हैं तो मुझे लग रहा होता है कि उनको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगी? जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड अभी कुछ देर पहले बताया था, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस, तो ये वही डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वैसे निकली। इसमें ऐड हो गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसमें ऐड हो गया एफओएच, इसमें ऐड हो गया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और इसमें से लेस हो गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ये होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं फिलहाल ये रट्टा है, इसका जवाब अगले चैप्टर में है। ये तीन चीजें बहरहाल समझाएंगी। बिल्कुल ऐसी, शाबाश ऐसी। रॉ मटेरियल स्टोर में जो मटेरियल आया और मटेरियल इस्तेमाल हुआ, वो मटेरियल की कॉस्ट इसमें कवर हो गई, और बाकी रॉ मटेरियल का बिजली का बिल, लोगों की तनख्वाह, वो एफओएच में आ गई। जो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का फार्मूला लिख के दिया। अच्छा, उस रूम वाले जिनका नोट करना रहता है, इसकी पिक्चर ले लें, क्योंकि क्लास खत्म करूंगा तो आपको सर ही सर नजर आएंगे। तो है जी, एक्स्ट्रा क्लास इंशाल्लाह होंगी। जरा है कल? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी है, नहीं नहीं, अभी ही लगाना है। बस मैं सिर्फ ये वेट कर रहा हूँ कि क्या 2-3 हफ्ते बाद हम वहाँ जा पाएंगे कि नहीं, उसके हिसाब से देखूंगा। एक्स्ट्रा क्लास करनी है, बिल्कुल करनी है। नहीं नहीं, रिजल्ट के बाद ही टाइम। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।